हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडीजी क्लासेस। डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मैं रेडी होती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है उसका मीनिंग समझना, उसका वर्ड मीनिंग समझना। वर्ड मीनिंग समझते ही आधी से अधिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बायोलॉजी में। केवल आपको टर्म आपको क्लियर हो, उसका मतलब समझ में आ जाए तो आधे से अधिक चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी है, उसका मतलब होता है सेल के बारे में डिटेल स्टडी करना। यानी हम साइटोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जो बताया, सेल के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो आप परेशान नहीं होना है क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। आपको अगर पता हो व्हाट इज़ द स्मार्ट वे टू स्टडी, ओके, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम सेल थ्योरी के बारे में भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जो साइटोलॉजी टर्म है, साइटोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है साइटोलॉजी। और ये साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले कौन दिया था? तो साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले हर्टविग साइंटिस्ट दिए थे। हर्टविग साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म के बारे में बताया था। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये कौन बताया था? हर्टविग ने बताया था। उसके बाद आती है कि जो साइटोलॉजी टर्म है उसके फादर किसको हमने बनाया था, क्योंकि जो भी है साइंटिस्ट वो डिटेल स्टडी किया होगा, उसी को हम फादर बनाएंगे। तो बात आती है फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज 1665 में किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? डेड सेल की खोज की थी। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही डेड सेल की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। अब बात आती है कि जो डेड सेल थी वो कैसे इन्होंने खोज किया था, कैसे अध्ययन किया था, उसके बारे में बताया था। तो चलिए हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे वो सबसे पहले एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट का स्टेम लेते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है उसे स्टेम बोलते हैं और उस स्टेम का इन्होंने बाहरी जो परत होती है उसे हम बार्क बोलते हैं, यानी छाल बोलते हैं उसको हिंदी में। उसको इन्होंने हटा दिया, उसके जस्ट बाद वाले लेयर को इन्होंने लिया, जिसे हम कॉर्क टिश्यू बोलते हैं। उस कॉर्क टिश्यू में इन्होंने कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप पे रखा तो उसमें इन्होंने देखा इस टाइप का जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्क टिश्यू को इन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्होंने देखा कि उसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, रूम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उस रूम में केवल इन्होंने वही नहीं देखा और ध्यान से देखा तो क्या पाया रॉबर्ट हुक ने? उसमें छोटी छोटी लाखों करोड़ों सेल्स पाए गए थे और उसी सेल से क्या बना हुआ था? उस रूम का स्ट्रक्चर बना हुआ था, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर सेल से ही बना हुआ था। और उस सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? सेला बताया। यानी वो सेला जो टर्म था वो क्या था? लैटिन भाषा का शब्द था और उसी सेला को इन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया, यानी कोशिका बोल दिया। और वहीं से और वो जो सेल बताए थे इन्होंने वो कैसी सेल थी? तो वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी, लिविंग सेल्स नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। वहीं से सबसे पहले सेल्स की खोज हुई और इन्होंने बताया सेल भी कोई चीज़ है जो सबसे पहले लिविंग से स्टार्ट होता है, लिविंग बॉडी का सबसे छोटी इकाई होती है। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से
इन्होंने कार्प टिश्यू को लिया और उसको माइक्रोस्कोप पे रखा, तो उसमें क्या दिखा, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इन्होंने इनको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में छोटी छोटी लाखों करोड़ों सेल्स थे, उसी सेल्स को इन्होंने सेला बोला, और सेला को बाद में क्या बोला, सेल बोल दिया, कोशिका बोल दिया। तो यहीं से इन्होंने रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किया, डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज कर दी, जिसकी वजह से इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी मानते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को मानते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मृत कोशिका की खोज यानी डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अब बात आती है कि जो लिविंग सेल थे, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। आखिर सबसे पहले जो लिविंग सेल की खोज एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उस एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल्स की खोज की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इन्हें हम लिविंग सेल्स की खोज किया था, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ लिविंग सेल्स बोलते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। अब बात आती है कि जो लिविंग सेल्स थी, जीवित कोशिका थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कैसे किए लिविंग सेल्स की खोज। तो आइए हम देखते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, वो एक साइंटिस्ट थे पेशे से, और इन्होंने कुछ ना कुछ करते रहते थे। और सबसे पहले माना जाता है कि ये एक अपने गार्डन में, बागीचे में पौधे में पानी डाल रहे थे, और उस पौधे के पानी डाल रहे थे उसी टाइम इनके नाखून में क्या फंस गया, मिट्टी फंस गया, कुछ कीचड़ टाइप का फंस गया उसने। और ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को लेकर आया और अपने माइक्रोस्कोप पे उसको रखा, उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप पे रखा, और उसमें इन्होंने देखा कि बहुत सारी छोटी 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 सेल्स थी, और उसमें क्या हो रही है, हलचल हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी। तो ये और ध्यान से देखे कि ये है क्या। तो ये इन्होंने पाया कि जो सेल्स थे वो कैसे सेल्स थे, ये बैक्टीरिया के सेल्स थे। यानी सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की खोज कौन कर दिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 से 1676 में इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज कर दी, और फर्स्ट बैक्टीरियल सेल की खोज कर दी। कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। वहीं से इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज कर दिया, इसीलिए इन्हें बोलते हैं लिविंग सेल्स की खोज कौन की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो अब ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हल्के में आप मत लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में बहुत काम किया था। इसके बाद इन्होंने यूं ही नहीं रुका, सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल की खोज की थी, तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि फर्स्ट बैक्टीरियल की खोज किसने किया था, या फिर फर्स्ट बैक्टीरियल सेल की खोज किसने किया था, तो वो आता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज या फर्स्ट बैक्टीरियल सेल की खोज कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद इन्होंने ऐसे ही नहीं रुके, इसके बाद स्पर्म की खोज की, आरबीसी की खोज कर दिया, प्रोटोजोआ की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया। ओके, इसके बाद एक बुक आती है इसकी, जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, इनकी एक बुक आती है। उस बुक का नाम क्या है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के रहस्य, ये इंग्लिश में ही आता है, इस बुक का नाम हिंदी में नहीं आता है। सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक कौन दिया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दिया था, इसलिए इसको हम याद रखेंगे। प्रकृति के रहस्य यानी सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसका है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक 1670 तक या फिर 1665 तक लोगों को समझ में आ गया था कि सेल भी कोई चीज़ है और इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक लोगों को समझ में आ गया था कि जो लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ था कैसे हुआ है, सेल से हुआ है, सेल ही सब कुछ है। अब बात आती है कि जो यहाँ से जब लिविंग सेल्स की खोज हो गई, डेड सेल की खोज हो गई, तो क्या पता चला कि बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आने लगे, अपनी राय देने लगे, सेल के बारे में खोज करने लगे। क्योंकि अभी देखें आप, कोविड-19 जो आया था उसमें जो वायरस था उसके बारे में बहुत अभी साइंटिस्ट आ रहे थे, अपने अपने राय दे रहे थे, अपने अपने वैक्सीन डेवलप कर रहे थे। वैसे ही सेल के बारे में जब पता चला था तो उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट
क्या बनाने लगे, अपना अपना राय देने लगे और उसमें थियरी देने लगे। तो वहीं से निकल के आती है सेल थियरी। और उस सेल थियरी में सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो थे ड्यूट्रोचैट, यानी 1824 में आते हैं एक साइंटिस्ट ड्यूट्रोचैट। और उस ड्यूट्रोचैट ने क्या बताया, अपना राय बताया। उन्होंने ये बताया कि जो सेल है ना, बहुत सारे सिमिलर सेल्स, एक ही जैसे सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। उस टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, आगे की बात है। लेकिन उन्होंने एक ही टर्म बताया कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्म कर लेते हैं, ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन समझ में आ गई। ऊतक की डेफिनेशन यहीं से समझ में आ गया कि जब सेल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो किसका निर्माण कर लेंगे, ऊतक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक टिश्यू का डेफिनेशन समझ में आ गया लोगों को कि ड्यूट्रोचैट ने बताया था। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स, एक ही जैसे सेल्स मिलकर एक ही काम को अच्छे से करें और वो आगे जाकर एक वो कलेक्ट होकर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकेंड जो साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्या है, टर्म है, कोटेशन है, उसको हम देखते हैं। जो सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उसमें दो साइंटिस्ट थे लोग, उसके बाद उनका नाम है सेल्डन एंड सोन। यानी सेल्डन एंड सोन ने 1838 से 1839 तक क्या बताया, इन्होंने दो साइंटिस्ट आते हैं और बताते हैं ये लोग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केवल सिंगल सेल से नहीं बनती है। उन्होंने ये बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल सेल से नहीं बने होते हैं, सेल के प्रोडक्ट से भी बने होते हैं। अब कैसे होते हैं ये प्रोडक्ट, आइए हम देखते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, सिंगल सेल जो थी, इस सिंगल सेल के बाद बहुत ज़्यादा जब डिवाइड होता है, उसमें डिवीज़न होता है सेल्स में, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये जो टिश्यू आगे चल के टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और ये जो टिश्यू सिस्टम है आगे चल के ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गन बना लेते हैं। उसके बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है। यानी बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो सिस्टम को परफॉर्म करने लगते हैं। उसके बाद जब सिस्टम बन जाते हैं तो लिविंग बॉडी बन जाती है, जीवित कोशिका के शरीर बन जाती है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल सेल से नहीं बना होता है। जैसे कि मैं बता दूं, सेल्स के प्रोडक्ट कौन कौन हैं, तो एक सिंगल सेल था, ये जब डिवाइड हुआ उसके बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम बना, उसके बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद फाइनली एक लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ। और इन्होंने बताया कि जो अगर ये सेल्स नहीं होती तो क्या टिश्यू बनता, अगर ये टिश्यू नहीं बनता तो क्या टिश्यू सिस्टम बनता, अगर ये टिश्यू सिस्टम नहीं बनता तो क्या ऑर्गन बनता, और ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम पॉसिबल नहीं था, उसके बाद लिविंग बॉडी नहीं बनती। तो एक ही सेल है, इसी सेल से सारे चीज़ों का निर्माण हुआ है। यानी टिश्यू सिस्टम बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, लिविंग बॉडी बना है, सेल से ही सब कुछ बना है। इसीलिए इन्होंने बताया कि सेल्स, ये एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, और उसके सिंगल सेल के ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, और उसी से लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ है। इसलिए इन्होंने बहुत माना जाता है कि जो सेल्डन एंड सोन थे, ये सेल थ्योरी में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म दिए थे, बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही थी, वैलिड बातें कही थी, इसलिए इन्हें हम सेल थ्योरी के जनक मानते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आता है कि सेल थ्योरी के जनक कौन है, तो सेल्डन एंड सोन को सेल थ्योरी के जनक मानते हैं, कोशिका सिद्धांत के जनक सेल्डन एंड सोन को मानते हैं। तो यहाँ से आपको अगर एग्ज़ाम में आता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, तो आपको सीधे लगाना है सेल्डन एंड सोन ने बताया था। ओके, इसके बाद इन्होंने
एक और टर्म बताई थी, सेकेंड टर्म इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से सेल? एक होता है वो सिंगल सेलुलर यानी यूनिसेलुलर जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है मल्टी सेलुलर। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर में जिसमें हम केवल एक ही कोशिका हो, जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता हो, एक ही कोशिका पाया जाता हो, उस सेल को हम यूनिसेलुलर, उस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और उसमें लाखों सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे जब सेल्स पाए जाते हैं तो उनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका अलग अलग कार्य को परफॉर्म करती है, इसीलिए हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर में हम आते हैं ह्यूमन बीइंग, काऊ गाय, हॉर्स घोड़ा, बकरी, बहुत सारी चीज़ें। प्लांट आते हैं, प्लांट में भी जो रूट होता है उसके लिए अलग सेल्स पाए जाते हैं, जो स्टेम होता है उसके लिए अलग सेल्स पाए जाते हैं, जो लीफ होती है उसमें अलग सेल्स पाई जाती है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, इसमें हमारे जो बॉडी है, हमारा हाथ है इसमें अलग सेल्स पाई जाएगी, नाक है इसमें अलग सेल्स पाई जाएगी, कान है इसमें अलग सेल्स पाई जाएगी, आँखें हैं ह्यूमन बीइंग्स का उसमें भी अलग सेल्स पाई जाती है। इसीलिए हम आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और यूनिसेलुलर में आते हैं, उसमें देखते हैं कि केवल एक ही सेल होगा, उसमें ना कभी केवल इसमें एक ही सेल्स पाया जाएगा, एक ही सेल्स में ना कभी इसमें डिवाइड होगा, ये ना कभी इसमें डिवीज़न होगा और ना कभी इसमें ऊतक बनेगा, ना कभी ऑर्गन बनेगा, ना ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ना ही अलग बॉडी बनेगी। ठीक है, तो एक ही सेल्स होगा और एक ही सेल्स बेचारा उसमें हर एक काम को परफॉर्म करेगा। ओके, और इसी में आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया का सेल्स। बैक्टीरिया में एक ही सिंगल सेल होता है और वो सिंगल सेल बेचारा बैक्टीरिया का हर एक काम को सपोर्ट करता है। और ना ही बैक्टीरिया में आँख होती है, ना ही कान होती है, नाक होती है, कुछ भी नहीं होती है, और वही सेल बेचारा सारा काम करने में उसकी भूमिका निभाता है। इसलिए हम बैक्टीरिया को सेल्स को यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं और आज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि मैम वायरस को हम लोग किस में रखते हैं, तो वायरस को मैं आपको बता दूं, वायरस में किसी भी प्रकार का सेल्स नहीं पाया जाता है और वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक मानते हैं, योजक कड़ी मानते हैं वायरस को, क्योंकि वायरस में किसी भी प्रकार का सेल्स नहीं पाया जाता है और ये जिसमें जाता, अगर ये इन्वायरमेंट में है तो नॉन लिविंग है, अगर ये लिविंग बॉडी में चला जाता है, किसी होस्ट में चला जाता है, होस्ट मीन्स किसी, जैसे हमारे अंदर अगर वायरस आ गया तो मैं हूँ उसका होस्ट कहलाऊंगी। ठीक है, अगर किसी एनिमल में चला जाता है तो वो एनिमल उसका होस्ट सेल कहलाएगा। तो वायरस जो होता है अगर इन्वायरमेंट में है तो नॉन लिविंग होता है, अगर वो किसी एनिमल के बॉडी में चला जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, ना ही उसमें कोई सेल पाया जाता है ना ही कुछ। इसलिए हम वायरस को एक्सेप्शन मानते हैं सेल थ्योरी का। और आप कभी भी एग्ज़ाम में भूल कर भी गलती मत कीजिएगा, वायरस जो होता है उसमें किसी प्रकार का सेल नहीं पाया जाता है और वायरस को हम योजक कड़ी मानते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं वायरस को। ठीक है, ये भी एक एग्ज़ाम में पॉइंट बनता है। इसके बाद मैं बता दूं, इसमें एक और साइंटिस्ट थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ आप जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी होती हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।